हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैभव सिन्हा एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। तो बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत मजा आएगा पढ़ के। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बट आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। इसको इतना लीनियंटली मत लेना, ठीक है, क्योंकि सेट थ्योरी जो होती है वो चैप्टर 2 में बड़ी हेल्प करती है। बच्चे इसको बहुत इजी लेते हैं, फिर चैप्टर 2 में कहते हैं प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बेसिक पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके चलना है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज छोड़नी नहीं है जो आगे हमें शायद प्रॉब्लम दे, ठीक है। तो देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन है, क्या डेफिनेशन है, सेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेल क्या है बच्चों? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं भाई? ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग। ऑब्जेक्ट्स किसी बच्चों का नाम हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। तो सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है। कलेक्शन किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब हमें यहाँ पर समझना है कि भाई ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, ठीक है। अब हमें क्या समझना है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, जो यूनिवर्सली ट्रू कलेक्शन हो ना, उसे हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कलेक्शन ऑफ वोवल्स, कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का एक कलेक्शन बनाऊं, तो क्या उसमें आएगा? मुझे बताओ जरा। उस कलेक्शन में आएगा अल्फाबेट ए, ई, आई, ओ, यू। ए आएगा। क्या हर इंसान के लिए एक सेम कलेक्शन बनेगा? हर इंसान के लिए पांच ही वोवल हो रहे होंगे, ठीक है, अगर वो उसे थोड़ा सा नॉलेज है तो, ठीक है। तो क्या इसे हम सेट कहेंगे? आंसर इज यस। ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन हमारे इसके डिफरेंट आंसर नहीं मिल रहे होंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन में अगर बात करूँ तो भाई, थ्री बेस्ट क्रिकेटर्स, अगर मैं बात करूँ थ्री बेस्ट क्रिकेटर्स, तो अब एक बात बताओ, जब आप इसके नाम लिख रहे होगे, ठीक है, अगर मैं मान लो मेरे को जो फेवरेट लगते हैं वो लिखते हैं द्रविड़, सचिन और धोनी, ठीक है। अब क्या आपको भी यही तीनों अच्छे लग रहे होंगे? जरूरी तो नहीं है। क्या आपके दोस्त को भी ये चीज लग रही हो? जरूरी नहीं है। तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? आंसर इज नो, ठीक है। कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसमें डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है, और उसे हम सेट नहीं मानते हैं। उसे हम सेट नहीं मानते हैं। सेट क्या होता है बच्चों? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो रहा हो, जिसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे वोवल्स हो गए, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने महीने हैं? तो 12 ही महीने हैं, ठीक है। हर व्यक्ति उस सेट के, उस कलेक्शन के अंदर 12 ही नाम लिख रहा होगा। अगर मैं बोलूँ डेज ऑफ अ वीक, 7 ही दिन है, हर व्यक्ति के लिए 7 दिन है, तो वो सेम कलेक्शन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि थ्री बेस्ट नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब इसने बोल दिया ना कि भाई थ्री बेस्ट बताओ, अब हो सकता है भाई किसी के लिए, किसी को लव स्टोरी पसंद हो, किसी को हेट स्टोरी पसंद हो, ठीक है। या मुझ जैसे किसी व्यक्ति को मान लो धार्मिक चीजें पसंद हो, ठीक है। तो ये सब टू पर्सन चेंज है ना। उसी राइटर की मेरे को कोई अलग 3 बुक अच्छी लग सकती है, आपको कोई 3 अलग बुक अच्छी लग सकती है। तो उसमें भाई ये नॉट अ सेट आ जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, जब ऑल बुक्स के कलेक्शन ले रहे होंगे तो आपके लिए भी सेम, मेरे लिए भी सेम, एंड इट विल बी अ सेट, ठीक है।
तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए और जब आप एक्सरसाइज 1.1 में गो थ्रू करोगे तो आप इन एग्जांपल्स से और ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है? तो कोई भी ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है वो सेट कहलाता है, ठीक है? तो ठीक है, हमें सेट की डेफिनेशन पता चल गई। अब थोड़ा और जानते हैं सेट के बारे में। ये सेट दिखता कैसा है, ठीक है? होता कैसा है, इसे लिखते कैसे हैं? तो इसके बारे में और पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ना जब भी हमें सेट लिखना है ना तो ध्यान रखना इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जब भी हम सेट को नाम दे रहे होंगे, डिनोट कर रहे होंगे, हम हमेशा कैपिटल लेटर्स को यूज कर रहे होंगे, ठीक है? दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, इट्स एलिमेंट्स आर विद इन दीज करली ब्रैकेट्स। इनके जो भी एलिमेंट्स होंगे ना बच्चों, आप सेट के एलिमेंट करली ब्रैकेट्स में ही लिख रहे होगे। हम क्या करते हैं भाई छोटी क्लासेस में, कभी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, कभी करली ब्रैकेट लगा दिया, कभी राउंड ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पर बच्चों हर एक ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस अलग है जो हम अलोंग द चैप्टर सीख रहे होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अपने मन से किसी भी तरीके के ब्रैकेट नहीं लगाने। जो सेट है उसके एलिमेंट्स करली ब्रैकेट्स में ही आएंगे, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल समझ लो। तो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन है कि भाई सेट ऑफ मंथ दैट स्टार्ट विद लेटर जे, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले सेट मंथ के नाम लिखो। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं उसको नाम दे दूंगा ए, कोई भी नाम दे सकते हो, बस कैपिटल लेटर होना चाहिए ए। जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ होते हैं बच्चों? जनवरी और जून और जुलाई, ये तीन नाम हो गए। तो ये मेरा सेट मैंने लिख दिया, ठीक है? सेट कैसे लिखना है, उसे रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से। दूसरा, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको इनक्लोज करना है करली ब्रैकेट्स में। उन्हें किस में इनक्लोज करना है बच्चों? करली ब्रैकेट्स में, ठीक है? और बातें समझते हैं और क्या क्या ध्यान रखना है। एलिमेंट्स, ठीक है, ये नोट पॉइंट है बच्चों, इसको नोट पॉइंट की तरह ध्यान रखना। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड। हम कभी भी सेट में जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं उन्हें रिपीट नहीं करते हैं। एक सेट के अंदर दो बार कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे मान लो कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है? लाइक मेरे पास कुछ मूवीज का कलेक्शन है, आपके पास है। अब एक ही मूवी की दो सीडी है, मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरे पास दो दो डिफरेंट मूवीज हो गई। नहीं, कलेक्शन में मैं उसे एक ही बार गिनता हूँ, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल समझो, अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड बुक। बुक एक वर्ड है, मुझे इसके लेटर्स का कलेक्शन लिखना है। तो जब मैं लिख रहा हूँ ना बच्चों, मान लो मैंने इसको नाम दिया बी सेट, तो इसमें मैं लिखूंगा, एक तो बी लेटर है मेरे पास, फिर ओ है, पर मैं ओ को रिपीट नहीं करूंगा, मेरा थर्ड लेटर होगा के। समझ आया आपको एग्जाम्पल? हमें कभी भी किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, ठीक है? हमें क्या ध्यान रखना है कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे होंगे, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में लिख रहे होंगे, और तीसरी बात, कभी भी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? चौथी बात, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। चौथी बात क्या है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। कलेक्शन है भाई, बी पहले लिख दिया, वो बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है ना, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है? मतलब मैं ऊपर वाले सेट को ओ बी के ऐसे भी लिख सकता था। बेसिकली मेरे पास एक कलेक्शन है जिसमें तीन एलिमेंट है, तो यहाँ मैं उनको आगे या पीछे लिख रहा हूँ, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है? तो बच्चों मैंने आपको चार बातें समझाई सेट के बारे में
कैपिटल लेटर से डिनोट करना, करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिखना, लेटर्स को रिपीट नहीं करना, मतलब एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। दूसरा आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, हम सेट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अब। ठीक है, अब सेट हमें समझ में आने लगा है, क्या है भाई, कलेक्शन है। ठीक है, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, चलो कुछ और बातें सीखते हैं सेट के बारे में। ठीक है, क्या सीखना है अब भाई, सेट को ना बच्चों, जो मैंने लिखने का तरीका आपको सिखाया है ना, लिखने का तरीका क्या सिखाया है भाई, ये जो भी करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, एक और तरीका है। ठीक है, टोटल कितने तरीके हैं, दो। टोटल कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। सेट कैन बी रिटन इन टू डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर से लिखते हैं। सेट कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स। दो अलग अलग तरीकों से हम सेट्स को लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेट कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स, और थ्रू आउट दी चैप्टर आप ये दो फॉर्म को बार बार देख रहे होगे। ठीक है, दो ही है, दो से ज्यादा नहीं है, दो से कम नहीं है। ठीक है, इनको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक है बच्चों रोस्टर फॉर्म, एक है रोस्टर फॉर्म, जिसे ना टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैबुलर फॉर्म। ठीक, और दूसरा है बच्चों, जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो अब इनको समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो एक ए सेट है मेरा, जिसके अंदर एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जिस, जब हम एलिमेंट लिख रहे होते हैं ना बच्चों, तो वो रोस्टर फॉर्म होती है। जब हम एलिमेंट लिख रहे होते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म हमें सेट बिल्ड करने में हेल्प कर रही होती है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, वो हमें सेट बिल्ड करने में हेल्प करेगी। कैसे, इसमें थोड़ी डेफिनेशंस होंगी। क्या होगी इसमें, थोड़ी सी डेफिनेशंस। वो कैसे, देखो बच्चों, हम ना इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट। क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट x is a vowel, x is a vowel of English alphabet। देखो यहाँ पर भी तो मैंने वही बात बोली कि भाई इस सेट के अंदर x एलिमेंट होंगे। x एलिमेंट नहीं, मतलब इस सेट के एलिमेंट्स को मैं x से रिप्रेजेंट करूंगा। x क्या होगा, x वोवल होगा कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का। तो जब आप वोवल्स लिख रहे होगे ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपको यही मिल रहा होगा ना। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। समझ गए, रोस्टर फॉर्म में आप एलिमेंट्स को लिखते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में आप डेफिनेशन टाइप लिखते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4, इसको मैंने इधर डिफाइन करा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अगर एक बात बताओ बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि एक नेचुरल नंबर्स लिखो 5 से कम, तो आप यही तो लिख रहे होगे 1 2 3 4। उसको मैंने इधर लिख दिया, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है, सेट बिल्डर को लिखने के लिए थोड़ा सा हम ना और भी कुछ फैंसी तरीके इस्तेमाल करते हैं, बट उसको सीखने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें और सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे ना हम ऐसे कुछ प्री डिफाइंड सेट्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो हम पहले से पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, कुछ सेट्स हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हो, आपको पता है, बट अब आप उन्हें जानोगे कि अच्छा ये सेट है। ठीक है, इसे इससे डिनोट करना है। जैसे कि इसको कुछ नाम देते हैं इस हेडिंग को, तो प्री डिफाइंड सेट्स नाम दे देते हैं, है ना। सम प्री डिफाइंड मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड हमें मान के चलना है, हाँ यार ये सेट ऑलरेडी डिफाइंड है, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, सम प्री डिफाइंड सेट्स।
तो इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, तो सब ये ना यहाँ पर बेसिकली मैं आपको नंबर सिस्टम सिखा रहा हूँ। मैं क्या सिखा रहा हूँ? नंबर सिस्टम, मतलब कौन कौन से नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, एक n से हम हमेशा ना नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। n क्या होगा? n होगा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को? आई होप मोस्टली आप लोगों को पता होगा, फिर भी कुछ बच्चों के डाउट हैं, तो मैं एक बार आपको फिर से ये सारे नंबर थ्योरी समझा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट होता है कि बताओ क्या 2.4 एक नेचुरल नंबर है? हम बताओ क्या 2.4 एक नेचुरल नंबर है? ठीक है, अगर आपका आंसर है यस, तो बच्चों आप गलत हो। बहुत सारे बच्चे यस जवाब देते हैं, शायद आप भी दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? डेफिनेशन हमने क्या रटी है? एक से बड़े जो भी होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। क्या रटा है? एक से बड़े जो भी होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, और ये डेफिनेशन गलत है। एक से बड़े कंप्लीट नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो एक बार नंबर थ्योरी में आपको दोबारा समझा देता हूँ बच्चों, ठीक है? देखो, समझो कि हमें अभी कोई गिनती नहीं आती, हमें नंबर्स बनाने हैं। सबसे पहले हमने क्या गिना? हमने आसपास में नेचर में एग्जिस्ट कर रही चीज़ों को गिना, पेड़ को गिना, बकरी को गिना, गाय को गिना, जो कि 1, 2, 3, 4 इन्हीं टर्म्स में एग्जिस्ट कर रही थी। तब डेसिमल का, नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो जब नेचुरल नंबर बने बच्चों, तो उसमें इंक्लूड करा गया 1, 2, 3, 4, 5। जो एक छोटा बच्चा काउंटिंग सीखता है ना, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है? इसमें डेसिमल नहीं आता है, इसमें फ्रैक्शन, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? फिर हमने क्या करा बच्चों? हमने इस नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड करा। हमने क्या करा? हमने इस नेचुरल नंबर के सिस्टम में ज़ीरो को ऐड करा, तो फिर हमारा जो नया कलेक्शन आया उसको हमने नाम दिया होल नंबर्स। सो डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ होल नंबर्स को। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ होल नंबर्स को। तो होल नंबर्स के सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में क्या फ़र्क होता है ये तो आपको याद होगा। एक ज़ीरो आ जाता है। क्या आ जाता है? एक ज़ीरो आ जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये हमारे क्या हो गए? होल नंबर हो गए, ठीक है? ये सारे नेचुरल नंबर इसमें आते हैं, यस। एक्स्ट्रा क्या आता है? ज़ीरो आता है, ठीक है? अच्छा, ये इनफाइनाइट सेट को ना हमेशा 3 डॉट से ही लिखना। इनफाइनाइट सेट को हमेशा 3 डॉट से ही लिखना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी यही करता है, ठीक है? तो जो एनसीईआरटी करता है हम भी वही फिलहाल फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? और इसके बाद क्या हुआ? फिर जब होल नंबर बन गया तो फिर हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछा सर 10 - 4 क्या होता है? सर ने बोल दिया 6। उसने बोला 4 - 10 क्या होता है? टीचर परेशान हो गया। टीचर परेशान हो गया, ये क्या पूछ लिया? क्योंकि तब तो नेगेटिव्स था ही नहीं। फिर उन्हें लगा यार नहीं, थोड़ा-सा और काम करना पड़ेगा। अपने नंबर सिस्टम में नेगेटिव को डाला। उन्होंने नंबर सिस्टम को में नेगेटिव को डाला, और फिर जो नया नंबर्स कलेक्शन बना, उसे हमने इंटीजर नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? इंटीजर। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं ज़ेड से, तो कहीं भी ज़ेड यूज़ हो रहा हो उस चैप्टर में, वो इंटीजर्स के लिए होगा, ठीक है? तो ज़ेड रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ इंटीजर्स। ज़ेड रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों जो आ रहा होता है वो आएगा जैसे माइनस इन्फिनिटी से -2, -1, 0, 1, 2, 3। सभी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो वो इंटीजर का पार्ट होते हैं, उसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, ठीक है बच्चों? फिर हमने क्या करा? फिर हमने इंटीजर्स के बीच में फ्रैक्शंस ऑब्जर्व करे। फ्रैक्शंस में क्या देखा भाई? रैशनल नंबर देखे, इर्रेशनल नंबर देखे, ठीक है? तो हमने देखा कि और भी हम नंबर सिस्टम को एक्सपैंड कर सकते हैं। इंटीजर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर डल सकते हैं। रैशनल नंबर्स को हमने डिनोट करा बच्चों क्यू से। क्यू क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर।
और क्यू डैश, ठीक है। इरेशनल नंबर का कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, डिफरेंट बुक में आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। आइडियली क्यू डैश से आप इसको डिनोट कर सकते हो। क्यू डैश जो होता है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है। क्यू डैश क्या होता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। एक मिनट, तो क्यू डैश क्या होता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, एग्जैक्ट सेट इसका नहीं बता सकते, रैशनल नंबर थोड़े तो नहीं, बहुत सारे हैं। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लिखते चलो 1.001 0000170 इनफाइनाइट नंबर। तो इनको एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम इनके, ठीक है। तो इसके एग्जैक्ट सेट्स तो अभी नहीं बता सकते हम। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं भाई? 0, -1/5, 2/7, ये सभी रैशनल नंबर है, सभी फ्रैक्शन। रैशनल नंबर में भाई इंटीजर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, सब आ जाते हैं। इरैशनल के तो भैया बेस्ट एग्जाम्पल याद कर लो, √2, √3, √5, वो सभी डेसिमल जिसका सॉरी वो सभी नंबर जिनको जब डेसिमल में करते हो तो ना ही वो टर्मिनेट होते, ना ही वो रिपीट होते, है ना। ऐसे नंबर क्या होते हैं? इरैशनल नंबर। तो बच्चों मैंने आपको 5 प्री डिफाइंड सेट बताए: नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल, इरैशनल नंबर। जब आप इन सभी को इकट्ठा कर देते हो ना, जब आप इन सभी को इकट्ठा कर देते हो तो पता है हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है रियल नंबर्स। तो हमें मिलते हैं बच्चों रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक नंबर लाइन पे ना आपको रैशनल भी मिल जाएगा, इरैशनल भी मिल जाएगा, और ये ऊपर वाले भाई साहब जो है ना तीनों, ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम बच्चों जितने नंबर्स से अवगत हैं, जो हमें पता है, वो है नेचुरल सॉरी रियल नंबर्स, ठीक है। ऑल्दो रियल नंबर्स के अलावा भी होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। बट अभी जितना हमें पता है, क्या पता है भाई? नंबर्स रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स को किससे डिनोट करोगे? आर से, ठीक है। एक दो छोटे मोटे डाउट और क्लियर कर दूं। कुछ बच्चों को डाउट है सर रैशनल इरेशनल में क्या फ़र्क है? पढ़ा तो है 9-10 में सर, अच्छे से नहीं पढ़ा था, डाउट है, क्लियर कर दो। पढ़ा था, उनको भी रिवीजन मिल जाएगी, है ना। फटाफट से बता देता हूँ बच्चों, कभी भी कोई भी डेसिमल है ना, डेसिमल कब आता है? फ्रैक्शन है तो डिवाइड कर दो, डेसिमल मिल जाता है। फ्रैक्शन डेसिमल सेम थिंग, अलग कोई कैटेगरी नहीं है डेसिमल की, वो रैशनल में ही इरेशनल में ही आ जाता है। तो जब भी आप डेसिमल देखोगे ना बच्चों, तो देखोगे कि भाई जब आप डिवाइड कर रहे हो तो या तो वो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है। आप जो भी आंसर निकाल रहे हो वो खत्म होके लाइक 2.4 आ गया, 1.375 आ गया, डेसिमल टर्मिनेट हो गया, खत्म, आपका आंसर आ गया। बट कुछ ऐसे होते हैं ना यार, बड़े डीप डेसिमल होते हैं, आप डिवाइड कर रहे होते हो, उनके आंसर ही नहीं आ रहे होते, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। लाइक 1.33333, 2.01001 ऐसे करके आ रहा हो, है ना। बट ना नॉन टर्मिनेटिंग में भी जब आप देखोगे तो दो कैटेगरी मिलेगी। एक मिलेगी रिपीटिंग डेसिमल्स और एक मिलेगी नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीट में जैसे 1.33, है ना, इसे आप 1.3 बार भी लिख सकते हो, 1.4545, इसे क्या लिखोगे? 1.45 बार। नॉन रिपीटिंग, भाई √3 की वैल्यू निकालने बैठ जाओ, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। लाइक 1.05005, ये एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो तीन कैटेगरी होती है बच्चों। टर्मिनेटिंग होगा तो वो रैशनल होगा, टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग बट स्टिल रिपीटिंग तो भी रैशनल, इसे भी p/q में लिख सकते हैं। कक्षा 9वीं में आपने करे होंगे इसके सवाल कि भाई इसे भी p/q में लिख सकते हैं। बट ये जो लास्ट वाले हैं ना, डीट वाले, ठीक है,
ये जो लास्ट वाले नंबर हैं ढीठ, ये इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं? ये इरेशनल। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है? आपको ये समझना है कि इरेशनल क्या होते हैं? वो नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो इरेशनल। बाकी रैशनल, टर्मिनेटिंग वाले भी रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ हमने समझ ली, रैशनल इरेशनल क्या है। फ्लो चार्ट भी आप लोग नोट कर लेना बच्चों। एक चीज़ ज़रूर, अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो, आप इससे चैप्टर को समझ रहे हो, तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, वीडियो को देख लेते हो, बाद में सब कुछ भूल जाते हो, तो उसको अपने पास होल्ड रखने के लिए नोटबुक में लिख लो, तो भूलोगे नहीं। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखते हैं। सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में कैसे हम लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ना हम एक सिंबल यूज कर रहे होते हैं बच्चों। एक सिंबल यूज कर रहे होते हैं बिलोंग्स टू, ऐसे वाला, और एक डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे वाला। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। तो मैंने क्वेश्चन करा, बताओ एक 2 एलिमेंट है, वो ए के अंदर है या नहीं है? 4 ए के अंदर है या नहीं है? 5 ए के अंदर है या नहीं है? 7 है या नहीं है? तो अगर वो एलिमेंट उस सेट में एज इट इज है, तो हम सिंबल लगाएंगे बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 इस ए सेट में बिलोंग कर रहा है। 4 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 है इसमें? नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 है क्या? नहीं है, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब वो एलिमेंट उस सेट में है, बिलोंग्स टू नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। लाइक 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 5 नेचुरल नंबर है, तो हम नेचुरल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कुछ मैं टिपिकल प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के ही हैं। मतलब इस वीडियो के बाद आप 1.1 उठाओगे, फटाफट 10 मिनट में करके रख दोगे। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा, तो आपकी एनसीईआरटी डिस्कस हो रही है। ठीक है, वीडियो देखते रहो बस आराम से। जैसे ये है भैया, चेंज टू रोस्टर फॉर्म। कुछ क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है कि ए सेट है x such that x is less than 5, x belongs to natural number। अब इसको समझो, ये क्या दे दिया? अरे बहुत आसान है, ए के अंदर एलिमेंट होंगे x, ए के अंदर एलिमेंट होंगे x, और x क्या है? 5 से छोटे नंबर। x क्या है? 5 से छोटे नंबर कौन से? नेचुरल नंबर। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? 5 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4। क्लियर हुआ? x such that x is letter, x is a letter of word trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, उसके लेटर्स का आपको एक सेट बनाना है। बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नाम बी दिया हमने, एलिमेंट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई? टी आर आई जी ओ एन। देखो, ओ दोबारा आया। हमने क्या सीखा बच्चों कि सेट के अंदर हम कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो यहाँ ओ दोबारे नहीं लिख रहे, एम आ गया, फिर ई आ गया, फिर टी फिर से आ गया, नहीं लिख रहे, आर फिर से आ गया, नहीं लिख रहे, वाई लिख रहे हैं। ठीक है,
तो सेट कभी भी लिख रहे हो तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। क्लियर हो गए? इजी है। ठीक है, दूसरा टाइप भी कर लेते हैं। लाइक रोस्टर दे देते हैं और उसकी हेल्प से सेट बिल्डर बना लेते हैं। चेंज टू सेट बिल्डर। ठीक है, चेंज टू सेट बिल्डर की बात करते हैं। लाइक एक क्वेश्चन है मेरा, ए सेट है जिसमें सारे इवन नेचुरल नंबर है, 2 4 6 8, ऐसे सभी सभी इवन नेचुरल नंबर लिए। इसको कैसे लिखेंगे? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा आसान भी है। मैं लिखूंगा ए, मेरे सारे एलिमेंट एक्स होंगे, मेरे सारे एलिमेंट एक्स होंगे। एक्स क्या है भाई? एक्स सच दैट एक्स जो है ना वो 2n है। अरे n क्या है भाई? n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर उठा के यहाँ पे रखते जाओ। 1 रखा तो 2 1 2, n का वैल्यू 2 रखा तो 4 आंसर आ गया, 3 रखा 6। तो यहाँ अलग अलग नेचुरल नंबर रखते जाओ, आपको ये सेट मिलता चला जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? एक और क्वेश्चन करते हैं। बी सेट है मेरा, इसमें मेरे एलिमेंट है 2 4 8 16 32, ऐसे चल रहा है। इसमें क्या पैटर्न है बच्चों? देखो 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना। क्या पैटर्न है इसमें? 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसको कैसे लिखेंगे बी सेट को? मेरे सारे एलिमेंट है एक्स, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, बच्चों ये है 2 की पावर n। ये क्या है? 2 की पावर n। x इक्वल्स टू 2 की पावर n, और n नेचुरल नंबर है। कैसे भाई? n का वैल्यू 1 डालो तो क्या मिलेगा? 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, फिर 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो क्या इससे हमारा आंसर बनेगा? ठीक है, देखो स्टार्टिंग मैंने बोला था आपको डेफिनेशंस लिखनी है, बट ये भी एक तरीका है और ये सीखना है। तो नई चीजें सीखनी है ना, जो आसान है वो तो हो ही जाना है ना, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जो नया लग रहा है वो सीखते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या हो सकता है देखो, जैसे मान लो सी है, इसमें ना 2 और 4, चलो 3 का मल्टीपल ले लेते हैं, 3 6 9 12 15। अब ये खत्म हो गया, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा। इसका क्या इलाज करें? तो बच्चों इसमें भी हम कैसे करेंगे? सेम ही मेथड यूज कर रहे होंगे। हम लिख देंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। 3 के मल्टीपल है तो 3n। n क्या है? नेचुरल नंबर है। पर क्या सारे नेचुरल नंबर डालें? नहीं, 5 ही नेचुरल नंबर डालो, काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 डाल दो, ये सभी नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको n क्या लेना है? n लेस देन 6 लेना है। तो 6 से कम नेचुरल नंबर डालो इसमें, फिर 3 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 12 मिलेगा, 15 मिलेगा, काम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। ठीक है, ज़रूर सोचना है इनके बारे में। ठीक है बच्चों, इजी है, एनसीईआरटी का है, मिल जाएगा। लाइक अगर ऐसे होता 5 25 125 625, इससे मिलता जुलता है, हिंट दे दिया है ना। ई सेट अगर मैं बना दूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और अप टू एंड में 100 है, तो 10 का स्क्वायर है। कैसे लिख सकते हो उसका आंसर? चलो बता ही देता हूँ यार, है ना, क्यों परेशान होते हो। एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, आपकी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। नेचुरल नंबर सारे लेने हैं क्या? नहीं, 1 से लेकर 10 तक।
तो 1 से तो स्टार्ट होते ही हैं। नेचुरल नंबर लेने हैं भाई हमें, लेस देन 11 या 10 से छोटे, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जब आप ये सभी वैल्यूज उठा रहे होगे ना, 10 से छोटे नेचुरल नंबर, और उनका स्क्वायर कर रहे होगे, तो आपको पूरा ई सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको आज की क्लास में समझ आया। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया। सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, क्या बातों का ध्यान रखते हैं, उसको लिखने के 2 तरीके हैं, सेट बिल्डर रोस्टर, उसकी हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड सेट हैं नंबर सिस्टम के, अगर आपको डाउट्स होंगे तो शायद आज क्लियर हो गए होंगे, आप उनमें गलतियाँ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। 1.1 जो एनसीईआरटी है क्लास 11 उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, जाके आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। मोर देन 50% क्वेश्चन मैंने इसी में करा दिए, तो आपने गो थ्रू करना है, आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, प्लस वीडियो में जुड़े रहो, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे, उसकी अगली वीडियो में उससे आगे पढ़ेंगे, और वीडियोस के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर अगर आप पढ़ भी सकते हो, अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ भी सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक गुड बाय और पढ़ते रहो।